चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो ये कुछ सेक्शन है, फ्लैट हैं, एक एक दो लाइन के, इनमें कुछ है नहीं। देखो एक ये 194 IA, ये भी IA है। अगर मान लीजिए आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। क्यों एग्रीकल्चर लैंड? देखो TDS क्यों करता है? क्योंकि इनकम टैक्स जानना चाहता है कि सामने वाला क्या कमा रहा है और उस पर, ताकि उससे बाद में टैक्स लगे। तो यहाँ पे लिखा है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड इज एग्जम्प्ट, ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड बेच के पैसे कमाते हो तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, ना एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है, ना एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर पे कोई टैक्स है। तो इसलिए जिस इनकम पे टैक्स ही नहीं लगना, वो इनकम रिपोर्ट करा के भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करा लेगा? बाद में क्या टैक्स ले लेगा? नहीं लेगा ना, पहले उसका टैक्स कटेगा, फिर वो टैक्स वापस मांगेगा क्योंकि उसकी इनकम एग्जम्प्ट है। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम, अगर एग्रीकल्चर लैंड बेची जाती है, ट्रांसफर का मतलब सेल, एक्सचेंज, बार्टर सब होता है। जब आप कैपिटल गेन पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे सेक्शन 2 क्लॉज 47 में, जहाँ पे ट्रांसफर को डिफाइन किया गया। ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, बार्टर, रिलिंक्विशमेंट, है ना, तो वहाँ पर पढ़ोगे। अभी कैपिटल गेन से उठाया हुआ शब्द है वैसे तो ये। तो ट्रांसफर में अभी आप मान लो कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग बेची जाती है तो जो भी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेगा ये उसकी जिम्मेदारी है कि सेलर को 1% पैसे कम देगा। अगर उस डील में टोटल डील की जो वैल्यू हो 50 लाख से ज़्यादा है, तो अगर डील की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 1% TDS काट देगा। मान लीजिए आप NIFM के तो अकाउंटेंट हो ना, NIFM ने किसी से ऑफिस बिल्डिंग खरीद ली, अकाउंटेंट ने बोला क्या सर हर महीने TDS का झमेला पड़ रहा था, पैसे पड़े हैं ऑफिस ही खरीद लो, है ना। ऑफिस बिल्डिंग खरीदी लेकिन फिर TDS काटना पड़ जाएगा। लेकिन ये वन टाइम है, क्योंकि जब बिल्डिंग खरीदो तो एक ही बार पैसा दोगे ना। अगर ये कंसीडरेशन ऑफिस बिल्डिंग के जो प्राइस है एक्सीडिंग 50 लाख हुआ तो आप टोटल प्राइस का 1% TDS काट के जमा कराओगे, बचे हुए पैसे उसको दोगे ओनर को, बिल्डिंग के ओनर को, है ना। तो अगर आपने कोई ऑफिस, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, चाहे ये कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इसके लिए 10 नंबर नहीं चाहिए होता है। एक ये भी है जिसके लिए आपको 10 नंबर नहीं चाहिए होता। अगर मान लीजिए आपने खुद ने, ठीक है, आप अभी पढ़ रहे हो, आपने, आपके मम्मी पापा ने कोई घर खरीदा, ठीक है, उस घर की कॉस्ट 50 लाख से ज़्यादा है जो आपने सेलर को देने हैं, तो उस सेलर का पहले आप 1% TDS काटोगे, तभी कोर्ट में रजिस्ट्री होगी, नहीं तो कोर्ट में रजिस्ट्री नहीं होगी। कोर्ट रजिस्ट्री नहीं करेगा तब तक वो चालान नहीं देख लेगा। तो अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र हो रही है तो सेलर का 1% का TDS काटोगे, 1% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन जो भी दोगे। 80 लाख रुपए दिए तो 80,000 रुपये, 1 करोड़ रुपए दिए तो 1 लाख रुपए, है ना। अगर 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी, अगर 50 लाख से कम की प्रॉपर्टी है फिर TDS नहीं काटना, है ना। 50 लाख उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने में खरीद रहे हो, उस पर डिपेंड करता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। कोर्ट में रजिस्ट्री कर जो करा रहे हो, सर्कल रेट अगर वो 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको काटना पड़ेगा। मान लीजिए किसी बिल्डिंग का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, SDV है, वो है 40 लाख रुपये, और आप जो पेमेंट कर रहे हो, आप जो परचेज कर रहे हो वो कर रहे हो 45 लाख में, तो क्या TDS कटेगा? हाँ जी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख है, आपने जो एग्रीमेंट करा, प्रॉपर्टी में कुछ और चीज़ भी होती है, फर्नीचर फिक्सर भी तो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने परचेज करी 45 लाख रुपए की, क्या TDS कटेगा? नहीं कटेगा। एक, ठीक है, नो। दूसरी SDB है 60 लाख रुपए। SDB का मतलब है कोर्ट इतने पैसे में ही रजिस्ट्री करेगा, ध्यान रखना। कोर्ट की नज़र में आपने सेलर को इतने ही पैसे दिए हैं, कोर्ट आपसे स्टेप पे स्टैम्प ड्यूटी लेता है, और आपने परचेज करी है 45 लाख रुपए में, आप उसे चेक से पेमेंट कर रहे हो 45 लाख रुपए की, क्या TDS कटेगा? आपकी बार कट जाएगा 60 लाख रुपए SDB, ठीक है ना। तो क्योंकि अब लीगली ये प्रॉपर्टी कितने में बिकी है? 60 लाख में। कोर्ट की नज़र में 60 लाख में बिकी है, विच इज़ ग्रेटर देन 50 लाख, तो आपको 1% TDS काटना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने उसे, जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, सेलर को पूरे 60 लाख रुपए दे दिए, है ना, और TDS काटना भूल गए,
तो अब आपको टीडीएस अपनी जेब से 60,000 जमा करना पड़ेगा। वो सेलर आपको पैसे वापस करे ना करे वो आपकी सिरदर्दी है। इनकम टैक्स कोर्ट मतलब इनकम टैक्स ऐसे आर्ग्यूमेंट सुलझाने के लिए नहीं बैठा है कि सर ये मेरे 60,000 नहीं दे रहा, मैं टीडीएस जमा नहीं कर रहा। कोर्ट रजिस्ट्री नहीं करेगी, कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है ना, कि जब तक वो चालान नहीं देखेगा तब तक कोर्ट रजिस्ट्री नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट रजिस्ट्री नहीं करेगा। तो वो आपको कंप्लाइंस करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है जो 50 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको इनकम भी तो कुछ हुई होगी। इनकम हुई नहीं हुई तो बाद में पता लगेगा। पहले जब 1% टीडीएस चला जाएगा तो डिपार्टमेंट को ये भी तो खबर जाएगी कि इसने एक 80 लाख रुपए का प्लॉट बेचा है, 80 लाख रुपए का मकान बेचा है। अब इसकी अपने आप जिम्मेदारी होगी 80 लाख में कितना प्रॉफिट आया कितना नहीं आया। वो हम जब कैपिटल गेन निकालना सीखेंगे तो वहाँ पता लगेगा कैपिटल गेन में कितना कैपिटल गेन आया, कैसे निकलता है। जब हम कैपिटल गेन सीखेंगे इनकम टैक्स में तो वहाँ पता लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट को ये बात आज पता लग गई कि इसने 80 लाख रुपए में कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है। तो अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बात की बात है, वो कंपटीशन का सब्जेक्ट है। लेकिन डिपार्टमेंट को पहले तो पता लग गया ना कि 80,000 रुपये इसने 80 लाख रुपए जेब में रखे हुए हैं, तो वो कंपटीशन का सब्जेक्ट है। लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो बात की बात है। क्लियर है? सर ये जैसे 1% टीडीएस कटता है तो ये आईटीआर में रिफंड मिलता है क्या? जितना टीडीएस कटेगा सब सब्जेक्ट टू आईटीआर है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्चुअल लायबिलिटी है। वो तो भूल जाओ, उसकी चिंता मत करो। मैं आपको पहले दिन बोल चुका हूँ सरकार अत्याचारी है लेकिन इतनी अनाचारी नहीं है कि 2 बार टैक्स ले ले। जो भी टीडीएस कटेगा इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट अगेंस्ट योर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। अगर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी लाख रुपए हुई और आपका टीडीएस 80,000 है तो 20 फालतू जमा करने हैं। अगर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 40,000 हुई आपका टीडीएस 80,000 कटा है तो 40 वापस भी देगी, विद इंटरेस्ट मिलेगा वापस। वो हम उसको तो एक बात को नोट बांध लो कि वो हम इसलिए बेसिक कंडीशन में पढ़ चुके हैं, शुरू की क्लास में इंट्रोडक्शन में ही पढ़ चुके हैं। जो भी टैक्स आपका कटता है टीडीएस के नाम पे वो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होता है। हमने शुरू में पढ़ा था ना, एडवांस टैक्स, टीडीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है ना, टीसीएस, 4 तरह से टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ होती है। तो वो सबको मिला के आपकी एक्चुअल लायबिलिटी को नेट ऑफ किया जाता है। 194 जो हम पढ़ चुके हैं ना, 194 LA पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपकी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, 194 LA है ना, गवर्नमेंट ने आपकी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली और उस प्रॉपर्टी का लैंड का कंपनसेशन जो है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट आपकी 194 LA में टीडीएस काट लेगी 10%, है ना। आपका अगर जैसे मान लीजिए कहीं रोड ब्रिज प्रोजेक्ट बनते हैं, हाईवे बनते हैं, रोड ब्रिज बनते हैं और कोई स्टेडियम बनाना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कहीं ना कहीं उस एरिया की ज़मीन तो एक्वायर करेगी ना। जब ज़मीन एक्वायर करती है तो उसके बदले में वहाँ के लोगों को मुआवजा मिलता है, कंपनसेशन मिलता है। अगर वो कंपनसेशन का अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो टीडीएस कटेगा 10%। ठीक है, क्लियर है? अगर ये जो लैंड एक्वायर हुई है, ये जो लैंड एक्वायर हुई वो एग्रीकल्चर लैंड हुई तो टीडीएस कितना कटेगा? हाँ जी, जो गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करी है, मान लीजिए वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड थी तो एग्रीकल्चर लैंड होगी तो टीडीएस कितना कटेगा? 10%। लिखा नहीं है कि कटेगा नहीं सर। अभी अरे लेकिन क्या होता, अभी 2 मिनट पहले पढ़ के आए हैं कि एग्रीकल्चर लैंड की सेल पे टैक्स नहीं लगता है। जब टैक्स नहीं लगेगा तो सरकार टीडीएस क्यों काटेगी? चाहे आप किसी को आम आदमी को बेच दो या सरकार जमीन एक्वायर कर ले, इफ द एक्वायर्ड लैंड इज एग्रीकल्चर लैंड एज पर डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट तो देयर इज नो टीडीएस, है ना। अगर इनकम टैक्स के सेक्शन 2 के हिसाब से एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में वो लैंड कवर है तो फिर उसकी सेल पे, उसके एक्विजिशन पे, कंपलसरी एक्विजिशन पे कोई टैक्स नहीं लगता तो कोई टीडीएस में नहीं कटेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे वो अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं ना, एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स ही नहीं है तो सरकार काटेगी क्यों? 194 LB इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और टू एनआरआई। जो एनआरआई लोग होते हैं अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम सुना है NHAI का? हाँ सर, बहुत टोल लगता है जब जाते हैं, है ना। तो NHAI तो टोल लगाता है, वो NHAI ने टोल बूथ बना रखे हैं। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में देखो NHAI के पास पैसा कहाँ से आ रहा है,
आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी तो पैसा आ रहा है। तो वो अगर एनआरआई ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो एनआरआई को जब उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है, सीधे 5% टीडीएस है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पे 194 एलबी में, एलडी के अंदर इंटरेस्ट ऑन सर्टेन बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड पे इंटरेस्ट सीधे सीधे 5% है। ये फ्लैट है, इनमें कुछ दम नहीं है। जिनमें असल में डिस्कस करने वाला था वो हम कर चुके हैं ना। और क्या है, अब एक चीज़ और है, इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है 206AB, ये पढ़ते हैं। अब देखो एक चीज़ हमने पहले पढ़ी कि अगर मान लीजिए मैं बोलूँ, अभी हम किस किस का टैक्स पढ़ के आए हैं, 194C में 1%, 194C में 1% और 2% यही पढ़ के आए ना। ठीक, हाँ। और कमीशन पे 5% 194H वाले में, और प्रोफेशनल में 10% और 2% 194J के अंदर थे ना दोनों ये, 194J 194J दोनों ही थे। और अभी 194I पढ़ के आए हैं, रेंट वाला 10%, यही तो पढ़ के आए हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने ये बोला कि ये इनकम रिपोर्ट करने के लिए है, मैंने मकान मालिक को, मैंने जब NIFM को अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी और NIFM को बोला मेरे पास पैन नंबर नहीं है, तो क्या करेगा NIFM? TDS काटेगा नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। अगर आप जो कह रहे हो कि TDS नहीं काटेगा NIFM, तो क्या NIFM को, वही फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, हम हिंदुस्तान के लोग बड़े भोले वाले हैं। कोई आदमी पैन नंबर देगा NIFM को? कोई भी नहीं देगा। सब कह देंगे मेरे पास पैन नंबर नहीं है, किसी क्यों नहीं देंगे? क्योंकि TDS ही नहीं कटेगा। और ये बात किसको पता है? जिन्होंने एक्ट ड्राफ्ट करा, वो भी तो उतने ही भोले वाले हैं जितने हम हैं। तो उन्होंने बोला अगर ये सब लोग, ये सब क्या, जितने भी हम TDS के सेक्शन पढ़ रहे हैं, अगर वो TDS पैन नंबर मना कर दे तो 20% TDS काटना है। एप्लीकेबल रेट और 20% विच एवर इज हायर। एप्लीकेबल रेट कितना है? 1%। TDS पैन नंबर नहीं दोगे तो कितना कटेगा? तो अब ऐसा आदमी क्या करेगा? बिल बाद में देगा, पैन नंबर पहले देगा, ठीक है ना? नहीं तो क्या होगा? 20% TDS कटेगा। तो अगर, वही तो कह रहा हूँ, इनकम टैक्स बनाने वाले लोग भी तो इसी इंडिया में, इसी कंट्री के रहने वाले लोग हैं ना, वो भी तो उतने ही भोले वाले हैं जितने हम हैं। तो अगर आप पैन नंबर नहीं दोगे तो TDS कटेगा 20%, रेट एप्लीकेबल, और 20% विच एवर इज हायर। अगर ये सैलरी का केस होगा तो 30% कट जाएगा, ध्यान रख लेना। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपने बोला मेरे पास पैन नंबर नहीं है, तो कंपनी की मजबूरी है 30 ही काटेगी फिर तो वो, क्योंकि हाईएस्ट रेट 30 ही है। अगर आपने अपनी कंपनी को कह दिया कि मेरे पास पैन नंबर नहीं है और आपकी सैलरी पे टैक्स बनता था, अभी हम 192 पढ़ेंगे आने वाली क्लास में, अभी 192 पढ़ा नहीं है, तो 192 पढ़ेंगे अगली क्लास से। तो 192 पे जब TDS काटोगे और एम्प्लॉय ने बोला टैक्स मेरे पास पैन नंबर नहीं है, तो TDS 30 कटेगा, हायर वाला रेट कटेगा, फिर 20 भी नहीं है वहाँ पे। तो एम्प्लॉय भी क्या करेगा? सैलरी बाद में लेगा, पहले पैन नंबर अप्लाई करेगा, ठीक है? तो पैन नंबर नहीं है तो इनकम टैक्स के इतने भोले भाले लोग मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, जिनके पास पैन नंबर नहीं है और पैसे कमा रहे हैं। तो नहीं है तो 20%। अच्छा देखो इसका नुकसान कितना है? आपको 20% तो बढ़ गया, मेरे को तो क्रेडिट मिल जाएगा, यही तो बात कर रहे हैं। तो क्या क्रेडिट मिलेगा इस 20% का? नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो कह रहे हो पैन नंबर ही नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो आपके अकाउंट में कैसे जाएगा ये तो जाएगा सरकार के गरीब खाते में, ठीक है ना? गरीब कल्याण कोष में जाएगा। अब किस गरीब का कल्याण होगा मेरे को नहीं पता, ये जाएगा लेकिन गरीब कल्याण कोष में। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़, आपके पास पैन नंबर है, आपने कंपनी को पैन नंबर भी दे दिया, तो लेकिन इनकम टैक्स में मैंने आपको पहले दिन बोला कि हिंदुस्तान में वो खतरों का खिलाड़ी सीरियल के ऐसे ही इतने 13-14 एपिसोड ऐसे ही नहीं आ गए ना, उसके 13-14 सीजन आ गए। कितने सीजन आ चुके हैं पता नहीं सर, आप ही देखते हो गए। तो मेरे ख्याल से देखता मैं भी नहीं हूँ, मेरे ख्याल से 12-13 एपिसोड तो सीजन तो आ चुके हैं उसके, है ना? तो वो क्यों चल रहा है? क्योंकि इंडिया में हैं खतरों के खिलाड़ी इतने सारे, है ना? इंडिया में इतने खतरों के खिलाड़ी हैं, लोगों का TDS कट रहा है, लोगों की इन गवर्नमेंट को पता है कि ये TDS रिपोर्ट हुआ है, तब भी लोग ITR नहीं भर रहे, खतरों के खिलाड़ी हैं। तो इनकम टैक्स को एक नया क्लॉज लाना पड़ा
कि अगर कोई आदमी नॉन फाइलर है, अगर उसके पास पैन नंबर दे दिया था, पैन नंबर दे दिया तो फिर 20 तो नहीं काट सकते, फिर तो यही काटना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स ने बोले यार इतने भी के बाद भी नहीं मान रहे हैं लोग, फिर भी ITR नहीं भर रहे हैं, इनको तो मैं बाद में देखूँगा, पहले जो पैसे दे रहे हैं उनको पकड़ूँ, उनको एक नई ड्यूटी और थमा दी। अब भाई पहले तुमने बोला TDS काटो, मैंने TDS काट लिया, अब लोग TDS काटने के बाद भी नहीं पढ़ रहे हैं, रिटर्न नहीं भर रहे हैं, क्योंकि वो खतरों खिलाड़ी में जा चुके हैं, ठीक है, वो तब भी रिटर्न नहीं भर रहे हैं। तो इनकम टैक्स ने TDS काटने वाले को एक जिम्मेदारी और दे दी 1 जुलाई 2021 से। क्या बोला कि अगर जिसका भी आपको, अब इनमें से किसी से भी काम करोगे ना, तो इससे आपको पिछले 2 सालों के ITR मांगनी है। आप अगर अभी तक क्या मांग रहे थे, खाली पैन नंबर मांग रहे थे, लेकिन 206AB आने के बाद आपको इनसे पिछले 2 सालों की ITR मांगनी है। अगर इसने पिछले 2 साल में से किसी 1 साल में भी ITR नहीं भरी होगी तो क्या होगा, हायर ऑफ 5% ट्वाइस ऑफ द रेट एप्लीकेबल, रेट इन फोर्स, TDS काटना पड़ेगा। मतलब मैं इसकी बात करता हूँ, 194C में आप काम कर रहे हो, रेट एप्लीकेबल कितना है, ट्वाइस ऑफ द रेट एप्लीकेबल, रेट एप्लीकेबल कितना, 1% है ना, इसका दुगना करोगे तो कितना होगा, 2% और 5%, अब कौन सा काटोगे, 5%। अगर यानी कि अभी जो क्या हुआ है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 चालू हो गया, तो आपको अपने वेंडर से फाइनेंशियल ईयर 22-23-24 और 22-23 दोनों साल की ITR की कॉपी लेनी पड़ेगी। नहीं तो एक डिक्लेरेशन आता है, डिक्लेरेशन में वो ITR का नंबर देता है कि हाँ मैंने एक्नॉलेजमेंट ITR भर दी है, मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है। अगर ये दोनों में से किसी एक, मान लीजिए उसने इस साल की ITR नहीं भरी लेकिन इस साल की भर दी, तो भी 206AB लग जाएगा। उसने इस साल की भर दी लेकिन इस साल की नहीं भरी, तो भी 206AB लग जाएगा, TDS ज़्यादा कट जाएगा। यानी कि जिसका 10% होता होगा तो उसके लिए क्या बनेगा फिर ये केस। अगर 194J में आ गया, आप 194J में आ गए या 194IA में आ गए, I में आ गए, तो क्या होगा, रेट इन फोर्स का दुगना, रेट इन फोर्स का दुगना 10% होता है, इसका दुगना कितना हो गया, 20% और 5%, कौन सा कटेगा अब, 20%। पहले ये जब ये ओरिजिनल क्लॉज आया था तो इनकम टैक्स ने क्या करा था, अच्छा इनकम टैक्स को भी चैन नहीं आ रहा, ओरिजिनल क्लॉज जब लाए थे तब लाए थे कि पिछले दोनों साल की ITR नहीं भरी होगी तो 206AB लगेगा, लेकिन उन्हें तुरंत ही अमेंडमेंट कर दिया कि 2 में से 1 भी नहीं भरी तो भी लग जाएगा। मतलब SSG का फायदा नहीं करा, नुकसान कर दिया। मान लो क्या हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे कि यार 1 साल की ITR भर देते, 1 साल की गैप कर दे रहे थे, है ना खतरों खिलाड़ी, तो 1 साल की ITR भर रहे थे, 1 साल की गैप कर देते थे। जैसे ही जब इसमें 1 साल लिखा था कि पिछले 2 सालों के रिटर्न में से कोई भी 1 साल भर देगा तो काम चल जाएगा, तो नॉर्मल हो जाता था। अब उसने कह दिया कि अगर 2 में से 1 भी गायब हो गई ना, 2 कंटिन्यूस भरी होनी चाहिए। अगर पिछले 2 कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर की ITR नहीं भरी तो ये वाला 206AB एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको हायर रेट से TDS काटना पड़ेगा। फिर नॉर्मल वाले प्रोविजन भूल जाना। यानी कि अब अगर किसी का TDS काटना है, नट सेल की बात यह है, किसी का TDS काटना है तो उसका पैन नंबर लेना है, प्लस पिछले प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर की ITR की कॉपी भी लेनी है। ITR की कॉपी ले लो, या एक डिक्लेरेशन आती है, डिक्लेरेशन में दोनों साल की एक्नॉलेजमेंट नंबर और फॉर्म भरवा लो, वो वेरीफाई हो जाती है ना। नहीं तो ITR की कॉपी ले लो, ज़्यादा सेफ है, वेरीफाई करने का समझते ही नहीं। एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा, ये सप्लायरों की, कॉन्ट्रैक्टर की, रेंट वालों की, इंटरेस्ट वालों की, लैंडलॉर्ड की, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ एम्प्लॉय के में भी केस है तो एम्प्लॉय के में भी केस, सैलरी, हाँ ITR की कॉपी, लेकिन हमें पता है ना अर्जुन ईमानदार है, हमने उनकी ITR की कॉपी नहीं मांग रहे हैं। अगर उन्होंने 2 साल डिफॉल्ट कर दिया होगा तो TDS ज़्यादा रेट से काटना पड़ जाएगा। तो 20 है, पैन कार्ड नहीं है तो, पैन कार्ड नहीं तो ITR भर ही नहीं सकता। पैन कार्ड नहीं है तो मैं सीधे 20 ही काट दूंगा, पैन कार्ड नहीं होगा तो मैं सीधे 20 काट दूंगा ना। मैं तो कह रहा हूँ आपने पैन नंबर तो दे, हाँ पिछले 2 कॉपी, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की ITR की कॉपी लेनी है ना। अभी हम प्री एजम्पशन बेस पे मान के चलते हैं कि सारी ITR भरी जा रही हैं, लेकिन जो भी नया वेंडर आता है उससे 2 साल की, पिछले साल की 2 कॉपी लेनी पड़ेंगी आपको। अगर कोई भी नया पर्सन आ गया, मान लीजिए आपने जैसे राकेश से प्रॉपर्टी किराए पे ली थी, बीच में एक मोहन से ले ली, जब मोहन से आप किराए पे लोगे तो मोहन से 2 साल की ITR मांगोगे। अगर उसने पिछले 2 सालों में ITR नहीं भर रखी होगी तो आपका TDS उसका कितना काटना है फिर। अगर मोहन से किराए पे प्रॉपर्टी ली थी, उससे 2 साल की ITR मांगी, वो कहेगा मैंने फाइनेंशियल 21-22 की तो भरी नहीं, 22-23 की भरी है, 23-24 का अभी टाइम चल रहा है, 22-23 की नहीं भरी मैंने, है ना, 21-22 की नहीं भरी, सॉरी 22-23 की तो भर दी, तो उसका TDS कितना काटोगे रेंट पे, 20%।
उसका क्रेडिट मिलेगा उसे, लेकिन 20% का क्रेडिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैन नंबर दे रहा है वो। तो वो तो कह रहा हूँ ना, उससे एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना पड़ेगा ना, ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना पड़ता है, वो इनकम टैक्स पोर्टल पे फैसिलिटी है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना पड़ेगा ना आपको कि ITR फाइल करिए। तो 206 भी ए भी ये इंटरेस्टिंग है ना, ये इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान रख लेना। रेट ट्वाइस ऑफ द रेट एप्लीकेबल और 5% विच एवर इज हायर। तो 1% वाले का 5, 2 वाले का भी 5, 10 वाले का 20, 5 वाले का 10, 5 वाले का 10। 5% किस पर TDS करता है? 5% TDS किस पर है? कमीशन पे। 194 H। चलो ठीक है, अगला होमवर्क है आपका 192 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आना। 192